वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग पहलू पे बात करूंगा, जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो मेजर शिफ्ट हो रहे हैं, जो बैलेंस ऑफ पावर यूरोप और वेस्ट से, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से एशिया के तरफ जो मुड़ रहा है, जो कई साल पहले ओबामा ने देखकर पिवट टू एशिया की पॉलिसी इख्तियार की थी अमेरिका के लिए, कि अमेरिका अब यूरोप की तरफ नहीं देखेगा, चाइना और एशिया और इंडिया की तरफ देखेगा, जिसको बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का रूप दिया। तो इसका मतलब ये था कि ऑलरेडी आज से 7-8 साल पहले अमेरिका के इकोनॉमिस्ट, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इस बात का इकरार कर चुके थे कि जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एशिया में आ गया है और एशिया की तरफ जा रहा है। तो मैं आपसे इसके बारे में थोड़े करंट स्टेटिस्टिक्स लेकर 222 की और 223 की आपसे इसके बारे में थोड़ा तफसीलन बात करूंगा कि ये किस हद तक ये बात सही है और ये इसके क्या ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस साल 2023 में जो दुनिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो 50% ऑफ द ग्रोथ इंडिया और चाइना की तरफ से आएगा। यानी जितना भी ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ती है तो उसका आधा हिस्सा सिर्फ इंडिया चाइना से आएगा और पूरा बाकी का हिस्सा सारी दुनिया से आएगा। और अमेरिका और यूरोप के तरफ से जो ग्रोथ आ रही है ग्लोबल इकोनॉमी में वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। यानी 5 गुना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आप इंडिया और चाइना में देखेंगे और पूरे यूरोप और एशिया को, यूएस और यूरोप को मिलाकर उससे 5 गुना ज्यादा ग्रोथ एशिया में। दिस इटसेल्फ टेल्स यू कि जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो ड्राइविंग इंजन है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो एशियन इकोनॉमीज हैं। अगर आप देख रहे हैं इस चार्ट में, चाइना का ग्रोथ रेट इस साल का 5.2% है। ये आईएमएफ का डेटा है। इंडिया का कभी 5.9 कहते हैं, कभी 6.5। तो थर्ड क्वार्टर इंडिया का बहुत ही जबरदस्त रहा, 7.6% ग्रोथ रहा थर्ड क्वार्टर में। तो उससे जो रिजर्व बैंक है और दूसरे बैंक है दुनिया के, उन्होंने रिवाइज कर दिया है कि इंडिया की ग्रोथ रेट फॉर 2023 विल बी 6.5% और चाइना की शायद 5.2 से थोड़ा कम, 5.1 और 5%। बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता कि इंडिया चाइना विल कंट्रीब्यूट टुगेदर मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। और यूएस का उन्होंने प्रिडिक्शन 1.6 किया है, वो भी थोड़ा सा कम है। इट विल बी लिटिल मोर देन दैट, क्योंकि यूएस का भी थर्ड क्वार्टर वाज वेरी गुड, 4.9% ग्रोथ रहा, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। इतनी बड़ी इकोनॉमी को इतना बड़ा ग्रोथ इज क्वाइट एक्सेप्शनल। यूरोप और जापान और बाकी जो डेटा है वो सही है। जर्मनी, बरतानिया वगैरह रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी उनकी जीडीपी बढ़ने के बजाय श्रिंक हो रही है। फिल वक्त ग्लोबल इकोनॉमी 103-105 ट्रिलियन डॉलर्स का है और तकरीबन 2 या 3% की रफ्तार से बढ़ रही है ग्लोबल इकोनॉमी। तो आप अब ये देखें, ये यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है फॉर दिस ईयर, जो अभी फुल साल भर का है। तो जो रियल जीडीपी ग्रोथ, जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था, एक्सपेक्टेशंस 2.1% का है और उसका जो जीडीपी है इस साल तकरीबन 27 ट्रिलियन डॉलर है। यानी तकरीबन 25% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, या 25 या 26% कर सकते हैं कि एक चौथाई हिस्सा ग्लोबल इकोनॉमी का वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से आता है तकरीबन। तो यूएस की जो जीडीपी है वो 27 ट्रिलियन डॉलर्स है और जो पर कैपिटा इनकम है वो $80,000 है। क्योंकि जो पीपीपी वगैरह है, जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो डॉलर के साथ होते हैं, तो यूएस का नॉमिनल और पीपीपी के डेटा इज द सेम। इस वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसा वीडियो लगाऊंगा जिसमें मैंने आर्ग्यू किया है कि वाई जो पीपीपी का डेटा है वो इट मेक्स डेवलपिंग कंट्रीज के जो नंबर्स है लुक बेटर देन दे आर। बट लेकिन उसके फायदे और नुकसान क्या है वो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ।
तो इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। और तो ये सूरत हाल है अमेरिका की, कि जो की फिगर्स रियली है कि इसकी इकोनॉमी अभी भी काफ़ी बड़ी है, $27 ट्रिलियन के करीब है, 2.1% से ग्रोथ है, जीडीपी पर कैपिटा 80.1% है। तो जो क्लियर इंडिकेशन ये है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का भी देखते हैं तो सिर्फ 3.5% है और इन्फ्लेशन 3% है। सो एक्सेप्ट फॉर द ग्रोथ रेट्स जो कहते हैं कि बड़ी इकोनॉमीज के लिए 2.5% इज रियली अ वेरी गुड ग्रोथ रेट, बाकी के सारे नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो द यूएस इज हैविंग ए गुड इकोनॉमिक ईयर, हालांकि उसका एहसास लोगों को नहीं हो रहा है अभी भी, क्योंकि जो कोर इन्फ्लेशन है, जो खासतौर से कॉस्ट ऑफ लिविंग से ताल्लुक़ रखता है, वो अभी भी इतना ज़्यादा है कि अमेरिका में लोग आर नॉट फीलिंग कि इकोनॉमी इज़ गेटिंग बेटर। अगर आप यूरोप का देखते हैं इकोनॉमी, ये डेटा यूरोप का है, आप देखें तो 1% की रेट से बढ़ रहा है यूरोप। पर कैपिटल जीडीपी ग्रोथ रेट एक्चुअली 1%, जरा ज्यादा ही बता रहे हैं इसका, एक्चुअली इट इज लाइक 0.8%। ये जरा मुझे लगता है तकल्लुफ़न उन्होंने से 1% कर दिया है। तो उनका रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज अबाउट 1%, 0.8%। और अगर आप उसकी टोटल जीडीपी अगर आप देखते हैं यूरोप का, देखना ये यूरोपियन यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूरोप की बात कर रहा हूँ। तो यूरोप की जीडीपी से 25.44 है। जीडीपी पर कैपिटा इनकी देखिए आप, नॉमिनल सेंस में $34,000 है, और जब उसे परचेजिंग पावर पैरिटी पे आप एडजस्ट करते तो 50,000। सो आप यू कैन सी के अमेरिका और यूरोप में कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर कैपिटा इनकम अमेरिका की 80,000 है और यूरोप की आफ्टर एडजस्टिंग फॉर परचेजिंग पावर 50 है, वरना एब्सोल्यूट टर्म्स में 34 है, तकरीबन आधे से भी कम। दैट शोज यू कि द इकोनॉमीज ऑफ द टू, मतलब वेस्ट के जो दो हिस्से हैं, कितना फ़र्क है उनकी इकोनॉमी में। यूएस स्टिल थ्राइविंग, यूरोप इज़ नॉट सो स्मार्ट। अगर यूरोप की इन्फ्लेशन देख लिए, वो भी 1.5% ज़्यादा है, अमेरिका से 4.5% है इन्फ्लेशन रेट। और उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है, अंदाजा है काफ़ी हाई है उनका भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और जो पॉपुलेशन है दोनों कॉन्टिनेंट्स का मिलाकर, यूरोप और यूएस का, तकरीबन लिटिल मोर देन 1 बिलियन की आबादी है। तो चले हम अब एशिया की तरफ चलते हैं। आईएमएफ एशिया में एशिया पैसिफिक का डेटा अलग से देता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी इंक्लूड कर लेता है, लेकिन उनकी इकोनॉमीज इतनी बड़ी नहीं है कि ये जो डेटा आप देख रहा है उसे आप 1-2% से कम कर लें। सो यू विल गेट अ प्रीटी गुड आइडिया कि एशिया अलोन कितना कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप पहले चीज़ देखें तो पॉपुलेशन देखें आप, एशिया का 4.42 बिलियन है। अमेरिका और यूरोप का जब आप कंबाइन करते हैं पॉपुलेशंस, तो वो 1 बिलियन के करीब आ जाता है, लिटिल मोर देन 1 बिलियन। और एशिया का पॉपुलेशन 4.5 गुना ज़्यादा है उससे। तो उससे दो एडवांटेजेस मिलते हैं एशिया को। एक तो ये कि उनकी मार्केट्स बड़ी हो जाती हैं, कंज्यूमर मार्केट्स, और जैसे जैसे उनकी इकोनॉमीज बढ़ती जा रही हैं, लाइफ पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगता है और उनके पास पैसे भी आने लगते हैं, तो दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग। और जितना पॉपुलेशन चीज़ें कंज्यूम करता है, उतना इकोनॉमी डेफिनेटली वाइब्रेंट हो जाती है और ग्रोथ बढ़ने लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एशिया का पॉपुलेशन बहुत यंग है। चंद जगह खासतौर से चाइना में इट इज़ बिगिनिंग टू एज, लेकिन इंडिया में दूसरे जगहों पे पॉपुलेशन काफ़ी यंग है। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन 30 साल की उम्र से कम है, विच मीन्स दे आर वर्किंग फोर्स, दे आर नॉट पेंशन वाले लोग नहीं है। वेलफेयर स्टेट पे उतना उनका बोझ नहीं है जितना वेस्ट में है। और और अगर आप जीडीपी देखते हैं तो $37 ट्रिलियन हैं। अगर आप उसको यूरोप से कंपेयर करते हैं, यूएस 26 और यूरोप, तो यूएस और यूरोप मिला के $50 ट्रिलियन की इकोनॉमीज हो जाती हैं, 51। और एशिया की इकोनॉमीज दोनों से इंडिविजुअली बड़ी है, लेकिन अभी
एशियन इकोनॉमी वेस्ट की इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। एक्सपेक्टेशंस थे कि अब तक बाय नाउ एशिया और की इकोनॉमी शुड बी मोर देन कंबाइंड यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, लेकिन वो अभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उसे और 5 से 10 साल लगेंगे एट द रेट। अब देख लें, आप ग्रोथ रेट ही देख लें, 1% से ग्रोथ हो रहा है यूरोप और 4.4% से एशिया। और ये ग्रोथ रेट्स बढ़ेंगे एशिया के, कम नहीं होंगे। इट विल रिमेन बिटवीन 4 and 5% फॉर मेनी ईयर्स टू कम, ये फोरकास्ट है। लेकिन बाज नंबर अगर आप देखते हैं तो व्हेन यू एडजस्ट फॉर परचेजिंग पावर पैरिटीज, तो यकीनन एशिया का आउटपुट बिकम्स बिगर देन यूरोप एंड अमेरिका। तो यूरोप का जो एडजस्टेड है जीडीपी वो 50 पर कैपिटा इज $50,000, लेकिन उनका जो जीडीपी एडजस्टेड कुछ 34 हो जाता है। सो यस, एशिया व्हेन एडजस्टेड फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी, यकीनन उनकी ओवरऑल जीडीपी इज मोर देन द जीडीपी ऑफ यूरोप एंड एशिया। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट यूजिंग पीपीपी डेटा, स्पेशली इन ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज में पीपीपी का उतना असर नहीं होता। अगर आइसोलेटेड चीज़ें हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, तो दैट मैटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप वड़े खरीद रहे हैं, पाव खरीद रहे हैं इन योर ओन कंट्री, यस दैट विल बी चीपर। लेकिन अगर आप आईपैड खरीदना चाह रहे हैं, लैपटॉप्स खरीदना चाह रहे हैं F-16, तो देन परचेजिंग पावर पैरिटी पे प्राइस एडजस्ट नहीं होती। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी की चीज़ें हैं, दे आर ऑल डॉलर डिपेंडेंट। लेकिन जो सबसे कमजोरी है, अगर आप देखते हैं एशिया की पर कैपिटा, अगर उनकी देखें आप, तो सिर्फ 8,000 है। और ये फिगर्स अगर आप यूरोप और अमेरिका को देखें, तो यूरोप की जो पर कैपिटा इनकम है वो 4 गुना ज़्यादा है एशिया से, 34,000 के करीब है। और यूएस की 10 गुना ज़्यादा है, $80,000 पर पर्सन। दैट इज़ द डिफरेंस, कि इसलिए वो फर्स्ट वर्ल्ड है और एशिया अभी भी डेवलपिंग नेशंस है। बहुत कम मुल्क एशिया में, साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, जापान को आप कह सकते हैं कि दे हैव रीच्ड फर्स्ट वर्ल्ड लेवल क्वालिटी ऑफ लाइफ। चाइना अभी नहीं पहुंचा है वहां पर। सो दैट इज द बिग डिफरेंस। जीडीपी पर कैपिटा अगर आप उसको परचेजिंग पावर पे भी एडजस्ट भी कर लेते हैं, तो यूरोप 50,000 हो जाता है, एशिया 18,000 पे है, और अमेरिका तो खैर इट विल बी एट 80%। लेकिन आप अगर दूसरे इंडिकेटर्स देखें, आप इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है एशिया में बनिस्बत यूरोप और अमेरिका के, और अनएम्प्लॉयमेंट का उतना डेटा नहीं है। सो द नंबर्स लुक गुड इन सम वेज, यानी बिकॉज एशियन इकोनॉमीज अभी स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उसे कैचअप डेवलपमेंट कहते हैं या कैचअप ग्रोथ कहते हैं। तो इसलिए ग्रोथ रेट्स हाई हैं और हाई रहेंगे चंद साल तक। लेकिन ओवरऑल आप जैसा देख रहे हैं, ग्लोबल शेयर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी धीरे धीरे एशिया की तरफ आ रहा है। अब हम एशिया को अनपैक करके देखते हैं कि एशिया के कौन से मुल्क हैं जहां से ये ग्रोथ आ रहा है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, सारे मुल्कों से नहीं आ रहा है। कौन से मुल्क हैं जहां से ये ग्रोथ रेट आ रहा है। तो अगर आप ये भी मैंने डेटा मैंने आपके लिए एक्यूमुलेट किया है। तो अगर आप देखें इसमें जो प्रोजेक्शंस हैं, ये अक्टूबर 2023 में प्रोजेक्शंस किए गए। सो जो इमर्जिंग डेवलपमेंट इकोनॉमीज में बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट्स पिछले साल था 7.1%, एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.0% इस साल भी और अगले साल भी। तो अगर आप 3 साल का देख लें, 22, 23 और 24 का फोरकास्ट, इट इज़ अबव 6%। और फिर कंबोडिया को देख लें आप, वो अबव 5% है, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग, 5.2 से 5.6 हुआ, 5.6 से 6.1 हुआ। चाइना अलबत्ता इज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, इसलिए 2022 में 16% था। इस साल का एक्सपेक्टेशन जैसा मैंने कहा कि 5.0 5.2% है, लेकिन इट एक्सपेक्टेशन है कि इट विल फॉल टू 4.2। बाद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि और 2-3 साल में, यानी 2027 तक शायद
यानी और आइंदा 4-5 साल में चाइना की इकोनॉमी विल स्टेबलाइज बट एट 3% और मैक्सिमम 4% ग्रोथ के लेवल पे चाइना की इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी। चाइना की इकोनॉमी इज नियरली हाफ से ज़्यादा है एशिया की इकोनॉमी में। तो जैसा चाइना की इकोनॉमी जाती है, एशिया की इकोनॉमी भी वैसे ही जाती है। आप जैसा देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ फोरकास्ट है बड़ी इकोनॉमीज में, दैट इज़ इंडिया। इनफैक्ट सिर्फ पिछले साल सिर्फ शायद मलेशिया की इकोनॉमी और फिलीपींस की इकोनॉमी ग्रू फास्टर और वियतनाम ग्रू फास्टर देन इंडिया। लेकिन इंडिया का पिछले साल का 2022 का ग्रोथ रेट 7.2, इस साल का 6.3। अभी इंडिया का रिजर्व बैंक ने फोरकास्ट किया कि इट विल बी अबाउट 6.5%, और मेरे ख्याल से इट विल बी 6.5 to 7% नेक्स्ट ईयर। हालांकि आईएमएफ का जो ये फोरकास्ट आप देख रहे हैं, it says 6.3, but I think India's growth rate will be more than that next year also. So जो बड़े इकोनॉमीज है एशिया के which are driving Asia's growth है, वो है चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। खास तौर से ये मुल्क मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया, ये उस ब्रैकेट में भी आते हैं जहां पर पीपल आर लुकिंग एट दिस कंट्रीज एज ऑल्टरनेटिव्स टू चाइना। तो वो इकोनॉमीज खासतौर से यूरोप के, जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, यानी डीकपलिंग नहीं चाइना से, बल्कि अपनी इकोनॉमीज को डी रिस्क करना चाह रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज कह रहे हैं। डी रिस्क यानी कि सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट रहकर वो अपने रिस्क कम करने के लिए चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। इंडिया चाह रहा है कि वो इंडिया बने या इंडिया पूरी तरह से चाइना को रिप्लेस कर दे एज ए मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह से आईफोन में हुआ। व्हाट आईफोन हैज डन इज चाइना प्लस वन, इंडिया में इन्वेस्ट किया। लेकिन यहाँ पर इंडिया इज हैविंग ए कंपटीशन, खासतौर से वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस भी अब इज बिगिनिंग टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर। सो दे आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद इंडिया टू बिकम चाइना प्लस वन, यानी ग्लोबल फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में। और एक दो मुल्क हैं जो जिनका जो एशिया में नहीं है, जो compete कर रहे हैं, और वो है मेक्सिको और ब्राज़ील, और कुछ हद तक अर्जेंटीना भी है, लेकिन चाइना इज ऑलरेडी देयर, अर्जेंटीना वगैरह में। सो दिस इज द एशिया इकोनॉमिक मॉडल। तो फ्यूचर क्लियरली एशिया में है, इकोनॉमिक मॉडल एशिया का है। लेकिन किस तरह से वो मुल्क जो है सो मिडिल इनकम के जो एक ट्रैप कहते हैं, जैसा कि चाइना फंस गया है। 12-14 हज़ार डॉलर के करीब चाइना की पर कैपिटा इनकम है। जीडीपी ग्रोथ डेफिनेटली हाई है, लेकिन वो इसलिए हाई है कि पॉपुलेशन हाई है। तो 19 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर की अभी इकोनॉमी है इन नॉमिनल टर्म्स। अगर आप पीपीपी में ले लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी बिग। सो जो एशिया के दूसरे इकोनॉमीज हैं, दे ऑल हैव टू फाइंड अ वे टू मूव आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आजकल लोग कहते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है, मार्केटेबिलिटी कह लें, या जो कंपनीज की वैल्यूज आती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आ रही हैं, बल्कि वो आइडियाज जनरेशन के लिए आती हैं। जिस तरह से आप आइडियाज जनरेट करते हैं, तो वो कंपनीज जो रिसर्च करके प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, जो वेस्ट में है, सिलिकॉन वैली वगैरह में, उनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है बनिस्बत वो फैक्ट्रीज जो चाइना में है, और वो जो एक्चुअली बनाते हैं वो चीज़ें, उनकी उतनी कीमत नहीं है। सो अगर एशिया में दूसरे जो मुल्क हैं, इंडिया वगैरह, इफ दे डू गेट इनटू कंपटीशन विद चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग, वो उतना प्रॉफिट नहीं है जितना ओरिजिनल इनोवेशन, रिसर्च और डिज़ाइन में है। तो इंडिया को चाहिए कि इट स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग मोर इन रिसर्च। एक इनडायरेक्ट फायदा चाइना को ये हो रहा है कि अमेरिका सैंक्शंस लगा रही है और हाई टेक टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स है उसे चाइना को एक्सपोर्ट करने से रोक रही है। उससे ये हुआ है कि चाइना इज नाउ इन्वेस्टिंग मोर इन दैट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज रिसर्च में। चाइना का खुद रिसर्च बजट अब तकरीबन कहते हैं कि 250 से 300 बिलियन डॉलर के करीब हो गया है। इससे चाइना की यूनिवर्सिटीज़ की
क्वालिटी भी बढ़ रही है। मजबूरन वो सैंक्शन से बचने के लिए अपनी दूसरी इंडस्ट्रीज को कंपेटिटिव रखने के लिए वो रिसर्च में पैसे डाल रहे हैं। तो इंडिया को भी चाहिए कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन प्राइमरी रिसर्च, खाली रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं बल्कि ओरिजिनल इंजीनियरिंग की तरफ फोकस करें। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक जो चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो अभी रिटायर हुए हैं एक एक्सपर्ट, उनकी तकरीर सुन रहा था अबाउट चाइनीज इकोनॉमी। वो कह रहे हैं कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 61% है, यानी दुनिया के जितनी भी चीज़ें बनती हैं चाइना हैज ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग 60% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन सिर्फ 30% वो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसका सिर्फ आधी कैपेसिटी का वो इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है, बिजनेस कम है, और उस कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गए हैं, जो जिसकी वजह से वेस्टर्न कंपनीज जो बाद में एंड प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उनको सस्ती मिल रही है बिकॉज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आर कम्पीटिंग टू गेट बिजनेस, क्योंकि बहुत कैपेसिटी है लेकिन बिजनेस नहीं है। तो उससे ये होगा कि जो नए कंट्रीज इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेंगे, दे विल बी रनिंग इनटू कंपटीशन विद ये ओवर कैपेसिटी वाले चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स। तो अगर के जी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी उसी तरह से नेगेटिव रहती है, जिसके वजह से दूसरे मुल्क डर के चाइना से डी रिस्क करना चाह रहे हैं, डी कपल करना चाह रहे हैं, सप्लाई चेन्स को रीडिज़ाइन करना चाह रहे हैं, फ्रेंड शोरिंग की बात कर रहे हैं, यानी फ्रेंडली मुल्कों में इन्वेस्ट करें अगर मैन्युफैक्चरिंग की कीमत ज़्यादा भी हो, तो उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन खाली मार्केट बेस्ड कंपटीशन पर इन मुल्कों को चाइना की जो ओवर कैपेसिटी है उससे compete करना बड़ा मुश्किल होगा। तो देखते हैं कि 2024 के एंड में क्या रिजल्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक रिजल्ट्स, और ये जो जंगें भी चल रही हैं दो, उसका भी तो असर होगा। एक असर ये है कि चाइना के लिए रशिया हैज़ बिकम ए मेजर इकोनॉमिक पार्टनर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए। तो जो चाइना के साथ बैड रिलेशंस की वजह से वेस्ट ने जो इंपोर्ट्स पे कंट्रोल्स लगाए हैं, अमेरिका खुद 14% कम कर दिया है चाइना से एक्सपोर्ट्स, तो उसका जो बैलेंसिंग इफेक्ट रशिया ने कर दिया है बाय इंक्रीजिंग इट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, और चाइना को एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है। तो देर आर सम फंडामेंटल चेंजेस चल रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड डेफिनेटली है कि द इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स एशिया। एशिया में ज़्यादा डायनामिक इकोनॉमीज है, एशिया में हायर ग्रोथ रेट्स है, एशिया में बड़े ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, और हाई स्किल्ड लेबर भी है जो यंग है। सो इन दैट सेंस के एशिया हैज़ मेनी एडवांटेजेस ओवर यूरोप। यूरोप के पास हिस्टोरिकल एसेट्स हैं। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको कि अभी भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो एशिया में उतनी तेजी से नहीं आ रहे जितना वेस्ट के अंदर ही घूम रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका क्या क्या नंबर्स हैं ये। तो अगर आप ये डेटा देखते हैं कि आउटफ्लो, यानी कौन से कंट्रीज सबसे ज़्यादा दूसरे मुल्कों में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो, अमेरिका सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 2022 में तकरीबन हाफ ए बिलियन ट्रिलियन डॉलर यानी $426 बिलियन उसने इन्वेस्ट किए दूसरे मुल्कों में। जर्मनी ने तकरीबन 178, जापान ने भी 175 बिलियन डॉलर्स, यूके देखें आप $158 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं दूसरे मुल्कों में। फिर चाइना ने 150, तो चाइना 5वें नंबर पे है। और अगर आप देखते हैं उसके बाद 9वें नंबर पर हांगकांग है जो चाइना का हिस्सा है। तो जो टॉप 10 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं उसमें एक ही मुल्क है चाइना से, वो एशिया से, वो चाइना है। यानी इसका मतलब ये है कि एशियन कंट्रीज जिनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपने ही मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर डेवलपिंग नेशन, सो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। अब आप
इनफ्लोज अगर आप देखें कि जा कहाँ रहा है, ये जो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो जा कहाँ रहा है। तो फिर नंबर वन स्पॉट पे यूएस है। यूएस जो 450 इन्वेस्ट कर रहा है बाहर, उल्टा उसमें $388 बिलियन वापिस खुद अमेरिका में आ रहे हैं। चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट रेसिपिएंट, $180 बिलियन चाइना में इन्वेस्ट किए गए। तो आप देखें पिछले एक साल में इतनी बातें हुई हैं चाइना की इकोनॉमी की, नेगेटिव बातें, लेकिन फिर भी सब सेकंड हाईएस्ट मैग्नेट है वो फॉर ड्रॉइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद सिंगापुर, हांगकांग, फ्रांस है, और इंडिया 10वें मकाम पे आता है। दिस आर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में पिछले साल तकरीबन $75 बिलियन से बाहर से पैसा आया, लेकिन जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं दैट इज कम ओनली $49 बिलियन, ये फॉर एफ डायरेक्ट। तो इसमें भी अगर आप देख सकते हैं ब्राजील आ गया है बीच में, जो डेवलपिंग कंट्रीज और ग्लोबल साउथ से, फिर भी एशिया के रिसिपिएंट्स में भी नहीं है। टॉप 10 में सिर्फ चाइना और इंडिया है, और आउटफ्लो में सिर्फ चाइना है। सो इन दैट सेंस अभी भी आप कह सकते हैं कि जो पैसा है वो वेस्ट में ही गोल गोल घूम रहा है। यूरोप अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है या दूसरे वेस्टर्न मुल्कों में, तो आपस में भी ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड दैट हैज़ टू चेंज। जैसा जैसा आप देखेंगे कि एशियन इकोनॉमीज का जीडीपी बढ़ते रहेगा, तो यू विल सी दैट दे विल इन्वेस्ट इन ईच अदर। चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन वेरियस एशियन कंट्रीज। तो उस तरह से मुझे लगता है कि जब इकोनॉमीज बढ़ेंगे, इंडिया भी और वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, दे विल आल्सो प्रोबेबली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अदर एशियन कंट्रीज। तो आई होप कि आपको ये इकोनॉमिक डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा, थॉट प्रोवोकिंग लगा, और वी विल कंटिन्यू द ये कॉन्वर्सेशंस और ये डायलॉग, और फिर वी विल सी सम ऑफ द ब्रॉडर ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, जो मैंने इस बार उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें।